देखो, कल आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में कि वैद्युत बल जो आता है कूलाम के नियम के अनुसार वो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन होता है। अब इसमें देखो बात करें यदि हम लोग इतने की इसकी, तो ये जो होता है 1/4πε0, इसका जो मान होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब जहाँ भी आपको जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी 1/4πε0 के मान की, तो आप डायरेक्ट क्या रख देंगे 9.0 इंटू 10⁹ मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नया शब्द मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट, एक ये मिल रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट 0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, कि विद्युतशीलता कहते हैं, इसे विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो मात्रक होता है वो इसके मात्रक का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ये होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। यह बात हो गई एप्सिलॉन नॉट के मान की और मात्रक की। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का आपसे मात्रक ही पूछ देते, वीमा पूछ देता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वीमा, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वीमा होती है ऊपर है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर की वीमा, और नीचे दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी वीमा लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर की वीमा। कूलाम होता है आवेश का मात्रक और आवेश की जो वीमा होती है वो होती है A इंटू टी, तो इसकी हो जाएगी AT। स्क्वायर लगाया, दोनों में स्क्वायर लगा दो। नीचे बात करेंगे न्यूटन, न्यूटन होता है बल का मात्रक, बल की वीमा लिखेंगे MLT-2। इधर ये दे रहा है मीटर, मीटर का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये रहेगा m बेटा यहाँ पे प्लस है घात, एक घात है, या इसको और सॉल्व कर लो A² T⁻²। यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आएगा m, यहाँ पे L की घात 1, ये 2, ये तो कितनी हो जाएगी या घात, L की घात हो जाएगी 3, T की घात हो जाएगी -2। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m की घात है प्लस की, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब कितनी पावर है 1, और जब ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी माइनस की, तो m की पावर -1। तो m की पावर आ जाएगी -1। L की पावर 3 है प्लस की, तो ऊपर जाएगा L की पावर -3। T की पावर है कितनी 2। अब यहाँ पे इसके बाद कितनी है T की पावर है 2, ये माइनस की है, ये भी ऊपर गई, 2 ये थी तो 2 और 2 जाके कितनी हो जाएंगी +4, A की पावर 2। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, तो वीमा आएगी एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वीमा, तो इसकी जो वीमा होगी वो कितनी हो जाएगी m की पावर -1, L की पावर -2 और T की पावर 4, A की पावर 2 हो जाएगा। m-1 L की पावर -3 T4 A की पावर 2। आपसे यदि पूछ दे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मूल मात्रक के पदों में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था, इसको आपको रिकॉर्ड कर, इसको आपको लिखना है। अब बात करें इसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मूल मात्रकों के पदों में, मूल
मात्रकों के पदों में या मूल मात्रक के पदों में या MKS पद्धति में। तो M मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर हो जाएगी -1, किलोग्राम की पावर -1। इसके बाद बात करेंगे L मतलब लेंथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की पावर -3, चूँकि घात -3 है तो -3। इसके बाद बात करेंगे T टाइम, समय, समय की बीमा होगी, समय मतलब सेकंड, तो सेकंड का हो जाएगा 4। और A है एम्पियर, तो एम्पियर की पावर हो जाएगी, कितनी दे रहा है 2, तो हो जाएगा एम्पियर की पावर 2। तो इस प्रकार ये आपका इसका आ गया मूल मात्रा, और इस प्रकार इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लो। ठीक है, तो अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब देखो समझो, वैद्युत बल के बारे में आपने पढ़ा कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल वो आपने पढ़ा कि F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ई हम लगा दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल। इसमें अब यदि आप F की बात करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू आएगा या F प्रोपोर्शनल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन R², जैसा कि कूलाम के नियम के अनुसार बताया गया था कि जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि आपने 9th और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। तो Fg ये होता है नीतांक, और न्यूतांक जब हटेगा तो आएगा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R²। मतलब ये किसके है, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये किसके है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही अनुक्रम नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये आवेशों के अनुक्रमानुपाती और ये द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों ही अनुक्रम नियम का पालन कर रहे हैं। दोनों ही बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब दोनों ही व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहे हैं। अर्थात वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी इनमें कुछ विषमताएं होती हैं, मतलब असमानताएं होती हैं। वो क्या हैं उनको समझेंगे। जो अंतर होते हैं, नंबर 1 आपने पढ़ा है कि जो वैद्युत बल होता है उसके बारे में पढ़ा कि वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको पढ़ाया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह केवल और केवल आकर्षण बल है। मतलब वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल कैसा है, आकर्षण बल है। इससे हमें यह पता चलता है कि आवेश, वैद्युत बल किसके कारण बना है, आवेशों के कारण। तो इससे आपको पता चला कि जो आवेश हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। और जबकि ये किससे मिलकर बना है, द्रव्यमानों के कारण आता है। तो एक द्रव्यमान कितने प्रकार के, 1 प्रकार के। द्रव्यमान जो होते हैं वो केवल और केवल 1 प्रकार का होता है। मतलब क्या है, पहले से स्टार्टिंग में लिखेंगे कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी इनमें कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल है। इससे हमें यह पता चलता है कि आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, और जबकि द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का होता है। वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण
दोनों प्रकार का होता है, इससे पता चलता है आवेश दो प्रकार के, और गुरुत्वाकर्षण बल कितने प्रकार का, केवल एक प्रकार का आकर्षण बल। इससे पता चलता है द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं, केवल एक प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज होता क्या है कि इसमें जो है ये 1/4πε0 यहाँ पे k था, ये आपको पता है k का मान जो है वो माध्यम पे निर्भर करता है। वायु या निर्वात के लिए 1 है, जल के लिए 80 है, कागज़ के लिए अलग है, अगर माध्यम बीच में रखा है, प्लास्टिक रखी तो अलग है, तेल रखा है तो अलग है। मतलब आवेशों के बीच यदि माध्यम है तो बल का मान चेंज हो जाएगा। जबकि इसमें जो ये g का मान है ये कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, मतलब विश्व में पूरे ब्रह्मांड में ये सभी जगह एक समान रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये तो माध्यम पे निर्भर कर रहा है, माध्यम के अनुसार बदल रहा है, लेकिन यह माध्यम के अनुसार नहीं बदलता। इससे हमें यह पता चलता है कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कई हजार गुना, मतलब कई गुना अधिक प्रबल होता है। समझ रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो 10 की घात 36 से लेकर 10 की घात 43 गुना तक बड़ा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसकी अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर होता है। तो लिखिए, हेडिंग डाल लो, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। लिखो इसमें, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं। फिर भी इनमें कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी इनमें कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, केवल आकर्षण बल है। इससे हमें यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। जबकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। जबकि द्रव्यमान दो प्रकार का होता है। जबकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के, जबकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। सेकंड लिखिए,
वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट लिखो लास्ट। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 43 गुना अधिक प्रबल होता है। 10 की घात 43 गुना अधिक प्रबल होता है। तो हेडिंग है आपकी अब कूलाम के नियम का महत्व। अब देखो कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम का नियम केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत बल की व्याख्या करने के लिए नहीं आवश्यक है। इससे इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल, प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले बल, ठीक, तथा परमाणु के बीच कार्य करके परमाणु जब आपस में मिलके क्या करते हैं, परमाणु मिलकर अणु की संरचना करते हैं, उस बल की भी व्याख्या करने में सहायता मिलती है। अणु मिलके परमाणु की संरचना, अणु मिलके क्या करते हैं, ठोस द्रव व गैस की, मतलब ठोसों व पदार्थों की संरचना करते हैं। ठीक है, ये पदार्थों कैसे संरचना करते हैं, उन सभी बलों का ज्ञान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कूलाम के नियम के द्वारा हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कूलाम का नियम न केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम न केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले ही बल की व्याख्या करता है, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या करता है जो इलेक्ट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करते हैं, प्रोटॉनों व प्रोटॉनों के बीच कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों के बीच कार्य करते हैं,
तथा परमाणुओं के बीच कार्य करके अणुओं की संरचना करने में सहायक होते हैं, तथा अणुओं के बीच कार्य करके किसकी, पदार्थों व द्रवों की, द्रव अथवा पदार्थ की संरचना करने में सहायक होते हैं। उन सभी बलों की व्याख्या कूलाम के नियम के अनुसार दी जा सकती है। मतलब जहाँ भी आवेश होगा वहाँ कूलाम का नियम काम कर जाएगा। स्थिर आवेश के लिए लिखो, तो कूलाम का नियम न केवल, कूलाम का नियम न केवल दो स्थिर आवेशों के बीच बलों की व्याख्या करने में सहायक होता है। दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत बलों की व्याख्या करता है, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या करता है, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या करता है जो इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच तथा प्रोटॉनों व प्रोटॉनों के बीच तथा अणुओं के बीच कार्य करके परमाणुओं के बीच कार्यरत बल जो अणुओं की संरचना में सहायक होते हैं, जो अणुओं की संरचना में सहायक होते हैं तथा अणुओं के बीच कार्यरत बल तथा अणुओं के बीच कार्यरत बल जो द्रव अथवा पदार्थ की संरचना में सहायक होते हैं। उन सभी बलों की व्याख्या कूलाम के नियम के अनुसार होती है। कूलाम के नियम के अनुसार होती है। कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरियों से लेकर कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरियों से लेकर बहुत बड़ी दूरियों तक के लिए सत्य है। के लिए सत्य है, बहुत बड़ी दूरियों तक के लिए सत्य है। अतः यह नाभिकीय दूरियों तथा परमाणुवीय दूरियों, नाभिकीय दूरियों तथा परमाणुवीय दूरियों इत्यादि में भी लागू होता है, इत्यादि में भी लागू होता है।
तो कूलाम के नियम में आपको मिला था वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ हमने कहा था कि जो K है वो क्या है, परावैद्युतांक है। तो देखिएगा परावैद्युतांक या इसी को बोलते हैं आप आपेक्षिक वैद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। के इसको के से भी लिख देते हैं और इसको एप्सिलॉन आर से भी लिख देते हैं, आर से एप्सिलॉन आर। ये बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो एप्सिलॉन है वो है किसी माध्यम की, दिए गए कोई भी माध्यम हो, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन जो ये नॉट है वो आपने पढ़ा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ये हो गया, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो देख रहे हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो ये अनुपात है वही बराबर किसके है, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो डिफिनीशन कैसे देंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्योंकि ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, दोनों एक ही प्रकार की राशियों का अनुपात है और इनका अनुपात तो दोनों के अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक भी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसलिए परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही इसकी कोई विमा होती है, इसका कोई मात्रक या विमा नहीं है। तो लिखिए डिफिनीशन, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता में किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको क्या कहते हैं, कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। नोट कर लीजिए फार्मूला, पूरा है नोट कर लो।